Once again, I welcome all of you. Welcome to English Pathshala, everyone. Thank you so much for joining today's class. Come on, fast. Share the message in your groups or friends को भी बुलाओ सबको. Everyone, we are going to start with the next part of the chapter, जहाँ पर आज मैं explain करूँगा this part. Okay? That how can you differentiate between countries and state? कंट्री का क्या डेवलपमेंट है, स्टेट का क्या डेवलपमेंट है. वेल ओवरऑल स्टेट डेवलपमेंट एक बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है एंड कंट्री डेवलपमेंट इट्स अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, क्योंकि ओवरऑल स्टेट इज इनसाइड द कंट्री. स्टेट जो है वो देश के अंदर है, कंट्री स्टेट के अंदर नहीं है. So one thing which is very important while you are comparing state and country, so income is an important feature to compare. देखो कैसे compare करोगे जब आप economic comparison की बात कर रहे हो. तो when you talk about economic comparison it means that money. So आप उसको compare कैसे करोगे कि भाई पैसा कितना आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल यू कंपेयर इंडिया एंड चाइना. ठीक है, इंडिया और चाइना को आप कंपेयर करते हो. ठीक है, तो चाइना में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज है वहां पे, इसलिए वहां की इनकम इंडिया से ज्यादा है. ठीक है, दूसरा अगर आप स्टेट को कंपेयर करते हो तो कोई भी दो स्टेट ले सकते हो आप. ठीक है, जैसे एक स्टेट आप लेते हो कर्नाटक. ठीक है, और दूसरा स्टेट आप लेते हो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट बिहार या ओडिशा. ओके, नाउ हियर कर्नाटक इज अ स्टेट विच इज वेल इक्विप्ड, टेक्नोलॉजिकली काफी आगे है. जो मेन ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल कंपनीज इंडिया में है वो कहीं पर है तो वो कर्नाटक में है. सो यहाँ की जो इनकम होगी वो बट ऑब्वियस है बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे कंट्री स्टेट से ज्यादा होगी. सो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप स्टेट या कंट्रीज को कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले कौन सी चीज ध्यान में आएगी. विच थिंग विल बी द फर्स्ट दैट विल बी डिस्कसिंग. हाय अभिनव, मेनी 6 स्टूडेंट्स आर वाचिंग, लेकिन किसी का मैसेज अभी दिख नहीं रहा है इसमें. ठीक है, सो इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंपेयर कंट्रीज और स्टेट. जब भी आप कंट्री या स्टेट को कंपेयर कर रहे हैं तो उस दोनों कंपैरिजन, दोनों कंट्रीज की या दोनों स्टेट की जिनको आप कंपेयर कर रहे हो उनकी इनकम बहुत जरूरी है कि मॉनेटरी गेन कितना है उनका. कंट्रीज विद हायर इनकम, जिनकी इनकम ज्यादा है, ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस सेशन में आपको समझाया. कंट्रीज लाइक यूएस, यूके, जापान, ठीक है, रसिया, ये डेवलप्ड कंट्रीज क्यों हैं? क्योंकि इनकी जो पर कैपिटल इनकम है वो कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, इंडिया, ठीक है, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इनकी कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है. आ रहा समझ में? सो आप जब देखो यहाँ पे द इनकम ऑफ द कंट्री इज ऑल अबाउट द इनकम ऑफ द सिटीजन. अभी देश मतलब इंडिया क्या है? इंडिया में इंडिया की इनकम मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रीज इनकम? कंट्रीज इनकम विच मीन्स दैट पीपल्स इनकम, जो लोग रह रहे हैं उनकी इनकम. तो जो लोग when people's income increases, जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो कंट्री की इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगी. जैसे हम पर कैपिटल इनकम निकालते हैं तो जहां पर टोटल इनकम को डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो जब आपकी टोटल इनकम बढ़ेगी तो पर कैपिटल इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ेगी अगर पॉपुलेशन ग्रोथ उस स्पीड से नहीं हो रहा है. ठीक है, जो कि मैं लेटर ऑन आपको भी समझाऊंगा. तो जब भी आप इनकम ऑफ द कंट्री की बात कर रहे हैं तो आप किसकी बात कर रहे हैं? सिटीजन्स, पीपल दोज हु आर लिविंग इन दिस कंट्री, उनकी बात करते हैं. ठीक है आश्रया, सो उनकी इनकम बढ़नी चाहिए, लोगों की इनकम बढ़नी चाहिए. टोटल इनकम इज नॉट ओनली द फैक्टर फॉर द कंपेयरिंग. खाली टोटल इनकम से देखो, मैंने अभी कहा था जैसे आपकी 500 रुपीज इनकम है और उसमें से आप 400 रुपीज जो है वो खत्म कर देते हैं एंड योर सेविंग इज ओनली 100. और अब आज आपकी इनकम 500 है, कल इनकम आपकी 900 हो गई और अभी भी आप 800 रुपीज खर्च करके 100 ही बचा रहे हैं, तो इसमें कहीं पर भी डेवलपमेंट नहीं है. पहला. दूसरी चीज, आप 10 लोग घर में थे, 100 रुपीज के हिसाब से आप 1000 रुपीज अर्न कर रहे थे. आज 20 लोग घर में हैं
तो 2000 इनकम अर्न कर रहे हैं, तो ये ग्रोथ कहाँ है भाई? यहाँ पे भी पर कैपिटल इनकम जो थी वो 100 थी और यहाँ पे भी पर पर्सन की इनकम 100 ही हो रही है, तो ग्रोथ कहाँ है? तो एक फैक्टर जो इसमें बहुत मैटर करता है वो मैटर करता है पॉपुलेशन। आ रहा है समझ में? अब 10 लोग मिलके आप 1000 अर्न कर रहे थे, ठीक है, यही आप 5 लोग मिलके अगर 1000 गेन करते तो जो 100 थी वो इनकम एवरेज कहां बढ़ जाती? 200। तो ये डेवलपमेंट कहते हैं आप। तो सिर्फ खाली आप वैसे देखो तो दोनों कॉन्सेप्ट में आप देखो आपकी इनकम 500 से 900 हो गई, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, और यहाँ पे 500 से 1000 हुआ तो ये डेवलपमेंट हुआ। क्यों? द रीजन बीइंग दैट कि पर कैपिटल इनकम जो है, पर पर्सन इनकम, एवरेज इनकम बढ़ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट इट। हाय प्राची, ठीक है? कैसे? फिर से दोनों कॉन्सेप्ट आप फिर से समझ लो। जब भी आप किसी भी कंट्री और किसी भी स्टेट को कंपेयर करते हैं तो उस कंट्री या उस स्टेट की इनकम की बात करते हैं। जब कंट्री या स्टेट की इनकम की बात करते हैं तो इट्स अबाउट द पीपल्स इनकम, लोगों की इनकम। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट इनकम, सो यू कैन नॉट कंसीडर ओनली द टोटल इनकम इज ओनली द फैक्टर दैट हैज टू बी टेकन केयर। डिफरेंट अदर फैक्टर्स आल्सो आर देयर दैट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट। दूसरे भी फैक्टर हैं जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। जैसे पहली चीज में बात करूंगा नेशनल इनकम की, ठीक है? फर्स्ट थिंग इज नेशनल इनकम। कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये वन वन वर्ड कॉन्सेप्ट जिनको कहते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कहते हो आपके चैप्टर के हैं, जो 1 से 2 मार्क, 1 मार्क और 2 मार्क में डेफिनेशंस में पूछे जाएंगे। दे विल बी आस्क्ड इन डेफिनेशन, 1 मार्क 2 मार्क डेफिनेशन में आएंगे। क्या होता है नेशनल इनकम? नेशनल इनकम का मतलब हुआ 136 करोड़ की पॉपुलेशन इंडिया की है, इसमें से एक एक बंदे की इनकम को जब आप ऐड करोगे तो वो हुई आपकी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप 11th में इकोनॉमिक्स में डिटेल में पढ़ेंगे। इनकम मेथड, एक्सपेंस मेथड, प्रोडक्शन मेथड के बारे में, तीनों मेथड के बारे में आप 11th इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो यहां पर सिर्फ सिंपली आपको समझना है कि देश में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज बन रही हैं, ठीक है, देश में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज बन रही हैं उनकी टोटल वैल्यू निकाली जाती है और उस वैल्यू को ही देश की नेशनल इनकम कहते हैं। जैसे आप इसको हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लो, जैसे आपने 9th में पालमपुर विलेज लिया, ठीक है, 350 लोगों का एक गांव, हाइपोथेटिकल गांव, ठीक है, इन 350 लोगों की जो अर्निंग है उसको आप सम कर रहे हो, टोटल कर रहे हो। अर्निंग को जब आप टोटल करते हो तो जो अमाउंट मिलेगा आपको वो होगा आपका इस विलेज की टोटल इनकम। अब इसी विलेज को मान लो कि इंडिया है ये, तो इसी को हम कह देंगे इंडिया की इनकम। तो टोटल इन शॉर्ट आप सिंपल लैंग्वेज में समझें तो द इनकम ऑफ 136 करोड़ पीपल इज द नेशनल इनकम। लेकिन अगर आप इसको इकोनॉमिकल टर्म में पढ़ेंगे तो जो भी गुड्स और सर्विसेज देश में बन रही हैं उनकी जो वैल्यू निकाली जाती है वही उसकी देश की नेशनल इनकम होती है, ठीक है? यहां देखो लिखा भी हुआ है, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द वैल्यूज। वैल्यू, हाँ ध्यान रखना, आप बोलोगे कि सर हमारे यहाँ इस साल जो है 10 लाख मैट्रिक टन आयरन का प्रोडक्शन हुआ, तो आयरन हमारी नेशनल इनकम नहीं है। 10 लाख मैट्रिक टन आयरन की जो वैल्यू है वो हमारी नेशनल इनकम है, ठीक है? सो दैट इज व्हाट इट इज रिटन कि जो भी आपकी गुड्स और सर्विसेज हैं उनका सम टोटल कितना अमाउंट हो रहा है, समझ में? Now, it cannot be considered to compare between different countries as each country has different population rate. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इंडिया की पॉपुलेशन 136 करोड़ है, ठीक है, चाइना की नियरली 140 है, यूएस की इससे भी कम है। तो जब आप कंट्री की, अगर इंडिया की 1000 रुपीज भी है और चाइना की 1500 है और यूएस की सिर्फ 900 है, तो भी यूएस की इनकम इंडिया और चाइना से ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग सिर्फ फॉर एग्जांपल 80 हैं।
एक सिंपल टर्म में अगर मैं समझाऊं कि आपके घर में 10 लोग रहते हैं और 1000 रुपीज अर्न करते हो और एट द एंड ऑफ द मंथ आपके पास सिर्फ 100 रुपए बचते हैं, मेरे घर में सिर्फ 5 लोग रहते हैं और 500 अर्न करते हैं और एट द एंड ऑफ द मंथ हमारे पास 300 रहते हैं, तो ये ज्यादा डेवलप्ड नेशन है। समझ में आ रहा है? तो आप सिर्फ पॉपुलेशन को नजरअंदाज करके, अगर आपको लगता है इफ यू नॉट टेकिंग पॉपुलेशन इन दिस, अगर आप उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। समझ रहे हैं? सो वेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम, उसमें पॉपुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। सिर्फ आप नेशनल इनकम से दो कंट्रीज को कंपेयर नहीं कर सकते कि इंडिया की नेशनल इनकम सपोज 100 रुपीज है फॉर एग्जांपल, उसके कंपेयर में न्यूजीलैंड की नेशनल इनकम सिर्फ 50 ही है, लेकिन फिर भी वो इंडिया से आगे है। क्यों? क्योंकि खाली नेशनल इनकम मत देखो, ये 100 डिवाइड कितने लोगों के बीच में हुआ है, ये 100 10 लोगों के डिवाइड बीच में हुआ है, तो एक एक के हिस्से में सिर्फ 10 आए हैं, जबकि ये 5 सिर्फ 2 लोगों के बीच में डिवाइड हुआ है, तो दोनों को 50-50 मिले, तो ये हुए ना डेवलप हमसे ज्यादा। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, इसी को हम कहते हैं डेवलपमेंट। और यही कंफ्यूज हो जाते हैं, सबको लगता है सर इंडिया की इनकम, इंडिया की नेशनल इनकम न्यूजीलैंड की नेशनल इनकम से हो सकता है 5 गुनी ज्यादा हो, 5 टाइम्स ज्यादा हो, लेकिन फिर भी वो हमसे ज्यादा डेवलप्ड नेशन क्यों है? तो उसका रीजन क्या है? हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हमारा जो टोटल इनकम है वो डिवाइड हो जाता है, मतलब हमारा पर कैपिटल इनकम बहुत ही ज्यादा कम है। तो सिर्फ आप नेशनल इनकम से किसी की डेवलपमेंट को नहीं कंसीडर कर सकते, फॉर दैट यू हैव टू गो टू पर कैपिटल इनकम, जो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, यही मैंने आपको समझाया कि सिर्फ आप नेशनल इनकम से किसी को या किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को नहीं मेजर कर सकते। टू मेजर इट प्रॉपरली, अगर किसी भी कंट्री की नेशनल डेवलपमेंट को प्रॉपरली अगर आप देखना चाहते हैं कि ये डेवलप कंट्री है या कितना अच्छी रेट से ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा पर कैपिटल इनकम में। पर कैपिटल इनकम मतलब टोटल पॉपुलेशन, मतलब टोटल इनकम, जब टोटल इनकम को आप डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तब आपको पता चलता है कि भाई आप कितने डेवलप्ड हो। फिर से आप समझने की कोशिश करिए कि व्हेन यू डिवाइड द टोटल इनकम विथ टोटल पॉपुलेशन, अभी मैं आपको वही समझा रहा था, कंट्री लाइक एक तरफ मैंने इंडिया लिया, ठीक है, दूसरी तरफ मैंने जापान लिया। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में इंडिया की नेशनल इनकम 5000 है, जापान की नेशनल इनकम 4000 है। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल के लिए समझिए, इंडिया की पॉपुलेशन 500 है, जापान की पॉपुलेशन सिर्फ 200 है, ध्यान से समझिए। तो यहां पर इंडिया के पास एक एक जने के हिस्से में कितना आ रहा है? हाउ मच मनी वन पर्सन इज अर्निंग ओवर हियर? 0.00055। एक बंदे की इनकम सिर्फ 10 रुपीज हो रही है, ध्यान से देखिए। और वहीं जापान की देखो, 4000 को डिवाइड करते हैं हम 200 से, 0.000 टू जा, यहाँ 20 हो रही है। तो कौन सा नेशन ज्यादा डेवलप्ड होगा? बट ऑब्वियस है ये, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज, हम पर कैपिटल इनकम को एवरेज इनकम कहते हैं, जिसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल अर्निंग को डिवाइड करते हैं देश की टोटल पॉपुलेशन से, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि लाइफ स्टैंडर्ड लोगों का कितना है। तो इसका मतलब हुआ कि डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए सिर्फ नेशनल इनकम ही नहीं है, नेशनल इनकम के साथ साथ पर कैपिटल इनकम और उसके साथ साथ लाइफ स्टैंडर्ड, ठीक है। ये डिटेल में आप पढ़ेंगे जब हायर स्टैंडर्ड में आएंगे इकोनॉमिक्स में, कि पर कैपिटल इनकम भी कंप्लीट पैकेज नहीं है डेवलपमेंट को नापने के लिए, कि आप किसी भी कंट्री की पर कैपिटल इनकम बहुत ज्यादा हो तो वो कंट्री डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा या डेवलप। हाँ, वन ऑफ द फैक्टर है, वन ऑफ द फैक्टर है, लेकिन आप कहो कि सिर्फ पर कैपिटल इनकम के बेसिस पे आप डिसाइड कर लोगे तो रॉन्ग हो। उसका एग्जांपल बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में एक बंदे की इनकम ऑन एन एवरेज 65,000 रुपीज है, बट क्या ये सही है? एक हर इंडिया में 136 करोड़ लोग हैं और हर एक बंदे की इनकम पर कैपिटल इनकम के हिसाब से, पर कैपिटल इनकम के हिसाब से 65,000 रुपीज हो रहा है, बट क्या ये सही है?
देश की 24 करोड़ पीपल जो है जनता है जिनके पास काम करने के लिए ही नहीं है, दे आर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, अबव मोर देन 20 करोड़ पीपल आर देयर हु आर पुअर, जो गरीब है, तो उनकी इनकम 65 कहां है? क्यों? क्योंकि जब आप पर कैपिटल इनकम की बात करते हैं तो आप टोटल पॉपुलेशन को ले लेते हैं, अब उसमें ये नहीं देखते कि उस टोटल पॉपुलेशन में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है। ये बहुत जरूरी है। इंडिया में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनयूनिक कह सकते हो, यूनिक नहीं है। मतलब इसके अकॉर्डिंग तो मुकेश अंबानी की भी इनकम सिर्फ 65,000 ही है, जबकि हमें पता है कितना, एक बेगर जो रोड पे भीख मांग रहा है उसकी इनकम भी ऑन पेपर 65,000 है, और मिस्टर मुकेश अंबानी की भी इनकम 65,000 है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर रहा है। ये तो बता ही नहीं रहा है कि हर एक बंदे का ऑन मतलब इंडिविजुअली क्या रोल है। अब हम सभी को पता है कि मिस्टर अंबानी का क्या रोल है इंडिया की इकोनॉमी में, ठीक है, और एक बेगर का क्या रोल है इंडिया की इकोनॉमी में। ये तो एक बर्डन है इंडियन इकोनॉमी में, जिससे इंडिया की इकोनॉमी जिंदा करके रखी है, ये एक बोझ है। लेकिन ये भाई साहब, ये तो इंडिया की इकोनॉमी को चलाने वाले लोग हैं, ठीक है। तो इसलिए पर कैपिटल इनकम भी करेक्ट पैमाना नहीं है। इट्स नॉट ओनली द फैक्टर बट इट इज वन ऑफ द फैक्टर। तो जब आप नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसीलिए हमने बात की किस किस चीजों की, हम बात करते हैं उसमें नेशनल डेवलपमेंट की, यानी उसमें नेशनल इनकम आता है, नेशनल इनकम के साथ पर कैपिटल इनकम आता है, उसके साथ साथ लाइफ स्टैंडर्ड आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों का जीवन कितना सुधरा है उससे पता चलेगा कि देश कितना डेवलप किया है। कितने करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, कितने करोड़ लोगों को काम मिला है, ठीक है, कितने परसेंट लोग हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, कितने परसेंट लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, कितने परसेंट लोग ओपन सैनिटेशन को नहीं फॉलो कर रहे हैं। ये सब चीजें भी आपको फॉलो अप लेनी पड़ेगी। कितने परसेंट लोग जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कर पा रहे हैं, कितने परसेंट लोग जो है वो हवाई यात्रा जिनको कहते हो उनको यूज कर पा रहे हैं, कितने परसेंट लोग हैं जिनको जो अफोर्ड कर पा रहे हैं रेलवे या बस का फेयर। ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी है। आप ऑन पेपर तो दिखा दे रहे हो कि इंडिया में एक बंदे की इनकम 65,000 है, जेब में 6 रुपए भी नहीं है कितने लोगों के। समझ में आ रहा है? तो ये आप चीज बहुत ध्यान से समझ लो। जब भी आप नेशनल डेवलपमेंट की बात करो, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, तो उसमें क्या क्या लेंगे आप? नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम, अलोंग विद दैट लाइफ स्टैंडर्ड। जब मैं लाइफ स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं तो यहां पे आप इसकी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने प्रीवियस सेशन में आपको नेशनल इनकम की डेफिनेशन में बताया था कि एक देश कितना सक्षम है अपने लोगों को अच्छी फैसिलिटीज देने में, दैट इज व्हाट वी कॉल नेशनल इनकम, वो नेशनल डेवलपमेंट। ये सम टोटल है। जब आपके पास देश के पास पैसा होगा, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तब देश का विकास होगा। ठीक है, तो ये रहा एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री, दैट इज ओवरऑल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय द ओवरऑल पॉपुलेशन। इसी को आप बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है, सो ये हुआ अभी तक का हमारा नेशनल डेवलपमेंट का थॉट। अब मैं बात करूंगा इनकम और दूसरी कौन कौन सी क्राइटेरिया। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि इनकम के साथ और कौन कौन सी क्राइटेरिया यहां पर इन्वॉल्व है। देखो, तो किसी भी स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए पीपल वांट टू अर्न मोर एंड मोर रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर। ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये प्रीवियस सेशन में बताया कि सिर्फ पैसा नहीं है, पैसा तो आप रॉबरी करके भी कमा सकते हो, पैसा तो आप चोरी करके भी कमा सकते हो, बट क्या उस इनकम में आपको रिस्पेक्ट सोसाइटी में मिलेगी? क्या फेम मिलेगा? क्या नाम मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि इस तरह से की गई इनकम को सोसाइटी वैल्यू नहीं देता, तो आप इसको ह्यूमन डेवलपमेंट में नहीं कंसीडर कर सकते। ठीक है, इसलिए इनकम तो ठीक है, पैसा तो आना चाहिए। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारे पास सिर्फ पैसा आना चाहिए, कुछ भी करके आए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इनकम का सोर्स कहां से है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, along with income what else are you getting? पैसा तो
आप किसी के यहाँ वॉचमैन ही करके भी आप अर्न कर सकते हो कि वॉचमैन बन जाओ, ठीक है। पैसा आप किसी का शू पॉलिश करके भी अर्न कर सकते हो, और पैसा आप टीचिंग करके भी अर्न कर सकते हो, या किसी कंपनी में एक अच्छी कॉर्पोरेट में जॉब करके भी अर्न कर सकते हो। बट आपको भी पता है जॉब कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बट हर कोई बंदा चाहता है कि उसको एक अच्छी जॉब मिले, समझ रहे हो, तब उसका हम डेवलपमेंट मानेंगे। अगर आप डेली रैक पिकर्स की तरह कचरे उठा रहे हो आप, और उससे आपकी अर्निंग कर रहे हो, ठीक है, कई लोग कर रहे हैं अर्निंग के लिए, ये एक रिस्पेक्टेबल वर्क है, या आप किसी कंपनी में या किसी ऑफिस में एज अ क्लर्क ही क्यों ना काम कर रहे हो, वो ज्यादा अर्निंग। देखो काम दोनों जगह ही कह सकते हो, छोटा या बड़ा, ठीक है, लेकिन रिस्पेक्ट जो है वो दूसरे वाले में ज्यादा है। तो दैट इज व्हाट रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर। सिक्योरिटी, आप ऐसी जगह पर रहना चाहोगे जहां पर आपका अपना घर में रातों रात आपके यहाँ चोरी हो जा रही है, वो जगह पे रहोगे, या ऐसी सोसाइटी में रहोगे जहां अच्छे डॉक्टर्स रहते हो, अच्छे इंजीनियर्स रहते हो, टीचर्स रहते हो, सीए हो, सीएस हो, ठीक है, डिजाइनर्स हो, ऐसी जगह पे रहोगे तो आपका डेवलपमेंट अच्छा होगा। और दूसरी चीज, ऐसी जगह पे हो जहां पर आप अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हो, यू न्यू दैट कि अगर मैं यहां पर हूं तो आई एम फीलिंग सिक्योर, वेयर योर फ्रीडम इज नॉट कर्टेल्ड, ठीक है। आप चले जाओ अफगानिस्तान में, आप चले जाओ सीरिया में, देखो कितनी फ्रीडम आपको मिलती है, तो वो कहीं से भी आपके डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। अब आता हूं मैं दूसरे टॉपिक पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि इफ पर कैपिटल इनकम, अगर पर कैपिटल इनकम को ही आप कंट्री की डेवलपमेंट मानते हो, देन गोवा इज कंसीडर द मोस्ट डेवलपमेंट स्टेट, बिहार इज कंसीडर द लीस्ट डेवलप्ड स्टेट। तब तो गोवा जो है, क्योंकि छोटा सा है, गोवा की पॉपुलेशन कितनी, 1 करोड़ भी नहीं है, गोवा की पॉपुलेशन 1 करोड़ भी नहीं होगी। बिहार की पॉपुलेशन ऑन द कॉन्ट्ररी साइड 8 से 10 करोड़ की पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये इनकी तो पर कैपिटल इनकम बहुत ज्यादा है, और इनकी पर कैपिटल इनकम कम है, क्योंकि यहाँ पे 1000 आया तो 1 करोड़ में बटा, और यहाँ 1000 आया तो 10 करोड़ में बटा, सीधा 10 टाइम ज्यादा है पॉपुलेशन, ठीक है। तो नेट अटेंडेंस रेशियो जिसको कहते हो आप, ये सारे 1-1 मार्क के क्वेश्चन है, ये सारे 1-1 मार्क्स के कीवर्ड्स हैं, ध्यान से समझना। कितने कितने हमने कीवर्ड किए अभी तक, नेशनल इनकम, सॉरी पर कैपिटल इनकम किया हमने, और अब हम बात कर रहे हैं नेट अटेंडेंस रेशियो की। सो इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 14 years attending the school from the total percentage of the children of same group। मतलब इसको ध्यान से समझिएगा कि 136 करोड़ में कितने बच्चे ऐसे हैं जो 14 या उससे कम एज के हैं, पहले तो वो निकालो। तो हमने निकाला कि 136 करोड़ में से लगभग हमारे पास 15 से 20 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो 14 साल से कम हैं। अब इस 15 से 20 करोड़ में से कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, ध्यान से समझिए। देखो यही लिखा है, इट इज डिफाइंड फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 14 ईयर, यानी 14 ईयर से कम एज की ग्रुप के कितने बच्चे हैं 136 करोड़ में, तो हमने निकाला 15 to 20 करोड़। दूसरा, उस 15 to 20 करोड़ में से कितने ऐसे जो स्कूल जा रहे हैं, सारे तो नहीं जा रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। पहले तो आप निकालो कि टोटल पॉपुलेशन में से कितनी पॉपुलेशन लेस देन 14 है, 14 वाली ग्रुप की है, और उस 14 में से भी कितनी स्कूल जा रही है, इसको हम बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। समझ में आया एवरीवन? हाय कनिष्का। So this is what we call net attendance ratio. Next, literacy rate, very important, बहुत ही important question है, उसी को ही आप उसमें ले जा सकते हैं, ठीक है। लिटरेसी रेट, वो जो अभी वो ये कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ रहे हैं ना, कहाँ गया ये वाला नेट अटेंडेंस रेशियो वाला,
इसी में ही, इसी का पार्ट है, ये लिटरेसी रेट वाले का ही पार्ट है। सो इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ पीपल अबव 7। लिटरेसी रेट, इंडिया में लिटरेट किसको माना जाता है पता है ना आपको? इंडिया में लिटरेट किसको माना जाता है? इंडिया में लिटरेट वो लोग होते हैं जो किसी भी एक लैंग्वेज को बोल या लिख सकते हैं। एनी पर्सन इन इंडिया, एनीवन हु कैन रीड, पढ़ सके और लिख सके किसी भी एक लैंग्वेज को, तो ही इज कॉल्ड लिटरेट, उसको हम पढ़ा लिखा मानते हैं। ठीक है, उसमें प्राइमरी एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। प्राइमरी एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट वन। सो हम क्या कह रहे हैं? पीपल अबव 7 ईयर, ध्यान से देखो, 7 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी बच्चा अगर लिख सकता है, पढ़ सकता है और समझ सकता है, तो उसको हम कहेंगे कि ये लिटरेट है। इंडिया की लिटरेसी रेट नापने का तरीका देखो कि अगर कोई भी बंदा, कोई भी इंसान, कोई भी इंसान मतलब कोई भी लड़का जिसकी एज 7 साल से ज्यादा हो और वो कोई भी एक लैंग्वेज लिख सकता हो और पढ़ सकता हो, तो वी कॉल हिम लिटरेट, हम उसको पढ़ा लिखा कहते हैं। ठीक है, एनी लैंग्वेज। अ स्टेट इज कंसिडर्ड टू बी डेवलप्ड, एक स्टेट डेवलप्ड कहा जाता है अगर वहां पे एजुकेशन का रेट हाई है। केरला एक उसमें ही एक स्टेट है, ये आंकड़ा जो है वो सही नहीं है। नाउ केरला इज 100% एजुकेटेड स्टेट, ध्यान से समझिए। समझ में आया? और ये भी नाम गलत है। ठीक है, यहां पे उड़ीसा है जो कि सबसे लीस्ट लिटरेसी रेट रखता है, नियरली 46%। ध्यान से समझिए, ये दो डेटा गलत है। यहां केरला सबसे ज्यादा एजुकेटेड स्टेट है जिसकी 100% लिटरेसी है, पहला। दूसरा, सबसे लीस्ट लिटरेसी रेट रखने वाला स्टेट उड़ीसा है जहां पे नियरली सिर्फ 46% लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो इसको हम लिटरेसी रेट कहते हैं। लिटरेसी रेट अगर एग्जाम में आ रहा है कि व्हाट इज लिटरेसी रेट, तो एनी चाइल्ड हु इज अबव 7 ईयर कैन रीड, लिख सकता है, राइट, समझ सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है और अंडरस्टैंड, समझ सकता है एनी लैंग्वेज, ही इज कंसीडर्ड लिटरेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये सब 12th के टॉपिक है, 12th का इकोनॉमिक्स दिया है। चाइल्ड इन मोर्टेलिटी या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट किसको बोलते हो? लेस देन 1 ईयर वाले को, नवजात शिशु जिसको हिंदी में कहते हैं आप। नवजात यानी नए नए बच्चे का जिसका जन्म हुआ है, तो यानी जिसका पहला बर्थडे भी नहीं आया है, इसको हमेशा 1000 के ऊपर काउंट किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को कितने पे काउंट किया जाता है, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को 1000 पे काउंट किया जाता है। पर 1000 पे हम चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को काउंट करते हैं। तो निकालेंगे कैसे? हाउ टू फाइंड आउट चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 1 ईयर के अंदर। ठीक है, 1000 बच्चों पे, ध्यान से समझना, 1000 बच्चों पे जिनका जन्म हुआ है, ऐसे बच्चे जो 1 ईयर के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है। वंस अगेन मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, एनी चाइल्ड हु इज बोर्न एंड डाइड बिफोर सेलिब्रेटिंग हिज और हर फर्स्ट बर्थडे, अपने पहले बर्थडे से पहले ही अगर उसकी डेथ हो जा रही है, तो उस रेशियो को हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में डालते हैं, जो कि पर 1000 पे काउंट की जाती है, कि जन्म लेने वाले 1000 बच्चों में से ऐसे जितने बच्चे जो सिर्फ 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाते हैं, वो होते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर। एवरीवन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन, फिर से समझिए इसको, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, कि इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, वो बच्चे विद इन 1 ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप इसको नहीं लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इन्फेंट वही आते हैं, क्योंकि 1 ईयर से ज्यादा हो जाएगा तब फिर वो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नहीं होगा। ठीक है, तो वो बच्चे जिनकी डेथ 1 साल से कम के अंदर हो जाए विथ प्रोपोर्शन टू 1000 बर्थ,
यानी जन्म लेने वाले 1000 बच्चों में से वो बच्चे जिनकी एज 1 ईयर के अंदर ही जिनकी डेथ हो जाती है, जिनकी एज नहीं, जिनकी डेथ 1 ईयर के अंदर ही हो जा रही है, वो आते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। केरला का सबसे अच्छा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कंट्री में हेल्थ फैसिलिटीज में कितना सुधार हुआ है वो दिखाता है। पहले इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 83 था, आज इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 6 से 7 है, जो कि दिखाता है कि इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ी है। बट ये चाइना में 1 है, यूएस में 1 भी नहीं है। यानी यूएस में जन्म लेने वाला हर एक बच्चा 1 साल के अंदर तो नहीं मरता है। आप समझिए, हमारे यहां आज भी 10 से 15 है, चाइना में 1 है, यूएस में 1 भी नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छा डेवलपमेंट तो हुआ है कि 60-80 की जगह पे हम 10-15 पे आए हैं ऑन एन एवरेज, लेकिन इसमें भी अभी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है। अच्छे प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो आपने पढ़ा 9th में, नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलने की जरूरत है। वी नीड टीम ऑफ डॉक्टर्स की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है, गुड प्रैक्टिशनर्स होने चाहिए। तो इंडिया में केरला जो है वो सबसे लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाला स्टेट है, जहां पे 1000 बच्चों में से सबसे कम बच्चों की डेथ 1 ईयर के अंदर होती है। और मध्य प्रदेश सबसे हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाला स्टेट है, जिसमें 1000 में से 48 बच्चे 1 ईयर के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती है। एवरीवन, इज इट क्लियर? सबको क्लियर हुआ भाई? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ 1000 बर्थ ऑफ चिल्ड्रेन हु डाइड विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर जिनकी डेथ हो गई, समाप्त हो गया काम, वो। इंडिया में केरला में सबसे लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, मध्य प्रदेश में ये बहुत ज्यादा है, लगभग 48 है। ठीक है, ये हुआ, यहां तक हमने किया नेशनल इनकम। ठीक है, पर कैपिटल इनकम कर दिया हमने, फिर हमने चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कर दिया, फिर हमने एजुकेशन का भी कर दिया ना, ये वाला लिटरेसी रेट भी कर दिया। तो सारे हम कॉन्सेप्ट को हमने देख लिया है। अब हम आएंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें 3 चीजें इंक्लूडेड हैं। एजुकेशन है, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज है, और तीसरा एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज है, और पर कैपिटल इनकम, जो कि यूएस डॉलर में काउंट की जाती है। ये 3 चीजें इंक्लूड होती हैं। ये पूरा डिट्टो 12th का टॉपिक है, 12th इकोनॉमिक्स का। ठीक है, सारा पूरा चैप्टर 12th में आप फिर रिवाइज करोगे। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखो, तो जैसा कि मैंने कहा 3 फैक्टर्स को लेके, एजुकेशन, हेल्थ और इनकम, इन तीनों को ऐड करके एक वैल्यू निकाली जाती है, एवरेज वैल्यू, जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। याद होगा तो मैंने वीडियो जो अपलोड किया उसमें बताया है। ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ और इनकम का प्रोपोर्शन लेके एक वैल्यू, डिफरेंट फैक्टर्स है, उसका इकोनॉमिक रूल है कैसे फाइंड आउट किया जाता है, बट उसकी वैल्यू इतना समझो आप, इन शॉर्ट 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, जब 0 से 1 के बीच में होती है तो जो ये 0 हुआ और ये 1 हुआ, जो कंट्री 1 के जितना पास में है उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उतना ज्यादा है, जो कंट्री 0 के जितना पास है उतना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कम है। और इससे लाइफ स्टैंडर्ड दिखता है देश में। वीडियो में मैंने आपको बताया था, नॉर्वे और न्यूजीलैंड जैसे स्टेट कंट्रीज हैं जो 0.98 के ऊपर हैं, यानी 1 के इतना पास है। इंडिया 192 कंट्रीज में 127th रैंक पे आता है, यानी हमसे अच्छी एजुकेशन, हमसे अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज और हमसे अच्छी इनकम, ऐसे 126 कंट्रीज हमसे आगे हैं, तब हमारा नंबर आता है 127th पे। ठीक है, सबसे टॉप पे नॉर्वे था लास्ट टाइम,
ठीक है। नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, ये कंट्रीज का बहुत ज्यादा था। इवन यूएस भी 7th या 8th रैंक पे है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? एजुकेशन, हेल्थ और इनकम को ऐड करके एक वैल्यू निकाली जाती है जो 0 और 1 के बीच में होती है। जो कंट्री का एचडीआई जितना 1 के पास हुआ उसका डेवलपमेंट उतना ज्यादा है, जो 0 के जितना पास हुआ उसकी सिचुएशन उतनी ज्यादा खराब है। ठीक है, चलो ये सब 12th में आप पढ़ोगे, टेंशन ना लो। हैंग हो गया क्या भाई? मेरा लैपटॉप ही हैंग हो गया लगता है, गोल गोल घूमने लगा है। Sorry for the inconvenience. Inconvenience caused is deeply regretted. भाई ये मेरे कंप्यूटर को कभी कभी कुछ भी हो जाता है। ओके, वेट करना पड़ेगा क्या? नहीं, हम स्टार्ट कर देते हैं। कहाँ थे हम? हम थे इनकम क्राइटेरिया हो गया, नेट अटेंडेंस रेशियो हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में थे हम लोग यहाँ पे। अब आइए देखिए ध्यान से, एवरीवन प्लीज फोकस ओवर हियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट 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 आईएमपी। अब इसका मतलब खाली फिक्स कहना रह गया है, क्योंकि कुछ फिक्स नहीं कह सकते हम। तो आप अगर परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो 99999999% इंपॉर्टेंट है। 99.99999% फिक्स क्वेश्चन है ये एग्जाम का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, जिसको यूएनडीपी प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस देता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं। जो ये जो 0 से 1 की वैल्यू निकाली जाती है, ये यूनाइटेड नेशन का काम होता है, वही ये सब करता है। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है। ठीक है, सो दिस इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम वेयर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज पब्लिश्ड एवरी ईयर। ठीक है, हर साल पब्लिश किया जाता है। द मेजर पैरामीटर जो मैंने आपको कहा पहले ही बता चुका हूं, पर कैपिटल इनकम, लिटरेसी रेट और ड्यूरेबिलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर, जिसको मैंने हेल्थ फैसिलिटीज दी थी। ठीक है, यहाँ पे बोला जाता है उसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर। ये भी 12th में आप पढ़ोगे, यहाँ पे होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वरना बता देता हूं कि जन्म से ही जो प्रिडिक्टेड एज होती है उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर कहते हैं। कि बच्चे का जन्म होता है तो एक एज प्रिडिक्ट की जाती है कि ये कम से कम इतने साल तो जिएगा ही, फॉर एग्जांपल 60, तो ये हुआ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज। ठीक है, ये डिपेंड करता है हेल्थ फैसिलिटीज कितनी अच्छी है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी है तो बंदा ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, अगर बीमार भी होगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, सो उसलिए मैंने उसको एक सिंपल सा टॉपिक लिया, हेल्थ फैसिलिटी कितनी है, एजुकेशन कितना है और इनकम कितना है। तो इनकम में पर कैपिटल इनकम, लिटरेचर यानी एजुकेशन में लिटरेसी रेट क्या है, और ड्यूरेबिलिटी ऑफ लाइफ दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ईयर। इन तीनों को ऐड किया जाता है, ऐड करके जो वैल्यू आती है, ठीक है, वो वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। जिसका एचडीआई जितना ज्यादा वो कंट्री उतना ज्यादा डेवलप्ड, जिसका लो वो उतना लेस डेवलप्ड। ठीक है, beside the mortality rate, literacy rate, net attendance ratio, BMI that is body mass index, ठीक है, इंडेक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अब ये क्या है ये देख लेते हैं। बीएमआई आपने देखा होगा कि इन बंदे की भाई हाइट के हिसाब से उसका वेट होना चाहिए। जो आर्मी में गए होंगे उनको पता होगा, अगर आपके यहाँ कोई गवर्नमेंट जॉब में होगा, आर्मी या उनमें जब होती है तो बहुत ध्यान दिया जाता है कि इंसान की जो हाइट के हिसाब से उसका वेट होना चाहिए। ठीक है, उसको हम बीएमआई बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, that is measured to find out the adults are
अंडर नरिश्ड दैट इज माल न्यूट्रिशन के शिकार तो नहीं हो गए हो? खाना आपको पूरा मिल रहा है कि नहीं? क्योंकि अगर आपका बचपन में ग्रोथ नहीं हुआ है तो आपके लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ यू विल स्ट्रगल, मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा, मेंटली आप फिट नहीं होंगे, बॉडी के जो बोन्स है वो कमजोर होंगे। तो बचपन में बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड मिलना बहुत जरूरी है। तो अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स बराबर नहीं है, बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, दोनों ही सिचुएशन बहुत डेंजरस है। यू हैव टू कीप योर वेट अकॉर्डिंग टू योर हाइट। तो वेट ऑफ द पर्सन इज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट, यानी हाइट के स्क्वायर से, ध्यान से समझिएगा कैसे बीएमआई निकाला जाता है, हाइट के स्क्वायर से, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि 157 मीटर अगर मेरी हाइट है फॉर एग्जांपल, तो इसका स्क्वायर निकालिए और उसको डिवाइड करिए मेरे वेट से, फॉर एग्जांपल 68 केजी, ठीक है। तो आपका निकलेगा बीएमआई, और आप अब हाइट के हिसाब से बीएमआई कितना आइडियल है वो आप चेक कर सकते हैं नेट पे, और खुद पता कर सकते हैं कि आप कितने फिट हैं या नहीं हैं। फिर से ध्यान रखिए, बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं? व्हेन द स्क्वायर ऑफ द हाइट इज डिवाइडेड बाय पर्सन्स, देखिए कैलकुलेटिंग द वेट ऑफ द पर्सन डिवाइडेड बाय द स्क्वायर, ओके मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी। वेट ऑफ द पर्सन, बंदे का जो वेट है उसको डिवाइड करेंगे हाइट के स्क्वायर से। मैं हाइट ऊपर रख दिया मैंने, ठीक है। तब आपको निकलेगा बॉडी मास इंडेक्स, एंड दैट डिफाइंस कि वेदर यू आर वेल नरिश्ड, गेटिंग प्रॉपर फूड एंड यू आर फिजिकली फिट और नॉट, ठीक है। इफ द वैल्यू इज लेस देन 18.5 then the person is undernourished, and if it is more than 25 that is highly obsessed, और तब आप शिकार होते हो ओबेसिटी की। ओबेसिटी मतलब आलस, नींद आना, काम में मन नहीं लगना, पेट टमी बाहर आना, ये सब ओबेसिटी का जो है कैरेक्टर है। तो कम हो जाएगा तो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाओगे, ज्यादा हो जाएगा तो ओबेसिटी हो जाएगा। सो इट हैज टू बी बिटवीन 18.5 to 25, इसके बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज पे, ठीक है। अच्छा यही तो लास्ट था आई गेस, नो पब्लिक फैसिलिटीज आर नॉट देयर, दिस इज ओनली देयर, ठीक है। सो आज के सेशन की अगर मैं बात करूं तो आज के सेशन में वी हैव कंप्लीटेड पर कैपिटल इनकम, नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम को एवरेज इनकम कहते हैं 3 यानी 2, फिर हमने अटेंडेंस रेशियो देखा, फिर लिटरेसी रेट देखा, फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट देखा, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा है, और अभी हमने बीएमआई देखा। तो ये सारे जो हैं आपके इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स थे। ये 1122 मार्क्स में आपको पूछे जाएंगे, आप बिल्कुल भी गलती ना करिए। किसी को नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क राइट नाउ, आप अभी पूछ सकते हैं, ठीक है। देन लेटर ऑन डोंट कंप्लेन कि सर मुझे समझ में ही नहीं आया या मुझे नहीं पता चला, ठीक है। आज पता नहीं क्या हो गया कि इट इज द फाइल इज क्लोजिंग सो मेनी टाइम, बहुत ज्यादा लोड ले रही है भाई। सो बेसिकली आई गेस वी आर डन, कुछ बाकी है हमारा, हाँ पब्लिक फैसिलिटीज से हम अब आप, हाँ यहाँ से बाकी है, यहाँ तक हमने कर दिया है। ओके लेट्स गेट बैक टू पब्लिक फैसिलिटीज, इसको हम खत्म ही कर देंगे आज भाई, ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं रह जाएगा। एवरीवन यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज कीप ऑन शेयरिंग द सेशंस, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं भाई, ठीक है। अब देखो बिसाइड द एवरेज इनकम, जिसको हम कहते हैं पर कैपिटल इनकम, पब्लिक फैसिलिटीज उसमें सब कुछ आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, रोड, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल है, किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, पब्लिक फैसिलिटी की जब बात करते हैं तो पब्लिक फैसिलिटी मतलब क्या, ये बहुत कॉमन वर्ड है। पब्लिक फैसिलिटीज का मतलब हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट सबको घर दे, एजुकेशन का क्या सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी सबको मिल रही है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्लीन वाटर टू ड्रिंक,
क्लीन एयर टू ब्रीथ, ठीक है, कम्युनिटी हॉल्स, एक्सेस टू कॉमन टॉयलेट्स बनवाए। क्यों ये सब कंट्री का गवर्नमेंट कर रही है? बिकॉज पब्लिक फैसिलिटीज से ह्यूमन डेवलपमेंट का रिलेशन है, ये आप समझिए। और जब तक ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा, सिर्फ पैसा आने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो पब्लिक फैसिलिटीज में स्कूल, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, एक सिंपल वर्ड में इसके लिए यूज कर सकता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है? पब्लिक फैसिलिटी बहुत एसेंशियल है। फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पे पेरिस, फ्रांस की जो कैपिटल है, वहां की जो मेट्रो सेवाएं हैं ना, वो लोगों के लिए फ्री हैं। किस लिए पता है? ताकि लोग अपना पर्सनल व्हीकल ना यूज करें, और पर्सनल व्हीकल नहीं यूज करेंगे तो पॉल्यूशन नहीं होगा। अगर मैं एक अकेला बंदा अपनी कार लेके जाता हूं तो मैं 3 लोगों की, 4 लोगों की सीट खाली लेके सिर्फ वेस्ट कर रहा हूं जगह को, जबकि हम मेरे जैसे ऐसे हजारों लोग उस पब्लिक एक मेट्रो में ट्रैवल कर सकते हैं। तो सोचो, अगर एक बार एक मेट्रो से 500 लोग भी अगर ऑफिस गए तो 500 गाड़ियां घर से नहीं निकली। सोचो कितना ज्यादा पेट्रोल बचा है, और अबव ऑल पॉल्यूशन बचा है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ना, दैट इज व्हाट, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में, कि आप एक प्योर इन्वायरमेंट दे पा रहे हैं अपने लोगों को कि नहीं, सैनिटेशन की फैसिलिटी अच्छी है कि नहीं, रोड्स अच्छे बने हैं या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी गांव तक पहुंच रही है या नहीं, फार्मर जो है हमारे एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हो रहे हैं या नहीं, ये सब पार्ट है पब्लिक फैसिलिटी के भाई। ठीक है, अब आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको पेरिस का एग्जांपल दिया, ऐसा ही कुछ हम न्यू दिल्ली में भी कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले, आपने देखा होगा, ऑड और इवन का सिस्टम लगाया था। ऑड और इवन का सिस्टम क्यों लगाया गया? कि जिस दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी तो इतनी गाड़ियां बंद रहेंगी। ठीक है, मेरा तो मानना है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया पेरिस वाला, वो इसीलिए लाया गया था वो रूल, कि पेरिस जो है काफी ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी हो गई थी एक टाइम पे। एयर जो था वो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया था, वहां का फ्रेश एयर नहीं था वहां। तो वहां पर गवर्नमेंट ने ये रूल लाया कि हम सारी पब्लिक फैसिलिटीज लोगों के लिए क्या करेंगे? फ्री करेंगे। सारी पब्लिक फैसिलिटीज लोगों के लिए फ्री करने का मतलब क्या हुआ? कि लोग अपना पर्सनल जो है व्हीकल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सिलिकॉन वैली में है, चाहे गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे एक्सेंचर हो, चाहे अमेजॉन हो, चाहे कह सकते हो अपना, क्या बोलते हो, दूसरी ओरेकल है, एप्पल है, ये सभी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को बोलती हैं कि आप साइकिल से आइए। यहाँ कंपनीज के सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर्स और मैनेजर्स जो है ना, कंपनी में साइकिल से आते हैं, सोचिए। और हमारे यहाँ, अगर हमारे यहाँ हमारा बॉस साइकिल से आ जाएगा तो बोले पागल ही है, साइकिल से आया हुआ है, दिमाग चल रहा है क्या इसका? ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? वाई दीज कंट्रीज आर लाइक डूइंग दिस वन? टू डिक्रीज द पॉल्यूशन। जितना हो सके उतना पॉल्यूशन को कम करें, जितना हो सके उतना नेचुरल रिसोर्सेज को बचाएं। प्रिजर्व योर नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट इट शुड बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्रेजेंट टाइम में नेचुरल रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करो कि वो आने वाली जनरेशन के लिए बचे रहे, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनफैक्ट कुछ और ऐड करके जाओ, जबकि हम लोग तो क्या कर रहे हैं, जो आने वाली जनरेशन है उनके हिस्से का ऑक्सीजन, उनके हिस्से का वाटर ले रहे हैं, और जो जनरेशन अभी आ रही है उनकी क्या गलती है? हम उनको इतना पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट दे रहे हैं जीने के लिए। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन में ने ये सभी जितने भी यूनाइटेड नेशन के इन्वॉल्व कंट्रीज हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम आने वाले 30 इयर्स तक कोल जो है या किसी भी तरीके से कार्बन का प्रोडक्शन हम ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2% करेंगे। अब कंट्रीज लाइक इंडिया, जहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है और सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वहीं से निकलता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड अल्टरनेट सोर्सेस। ये सभी ने ट्रीटी साइन किया
एवरीबडी हैज साइंड, यूनाइटेड नेशन में ट्रीटी साइन की है कि आने वाले 30 इयर्स में आप अपने टोटल कोल माइंस का जितना आपके पास है उसमें से सिर्फ 2% यूज करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप उससे ज्यादा यूज करेंगे तो आप यूनाइटेड नेशन की असेंबली से गायब कर दिए जाएंगे। इसका मतलब आपको देश निकाला कर दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए ज्यादातर कंट्रीज अब फोकस कर रही हैं इलेक्ट्रिक कार्स पे। सस्टेनेबल, ये देखो ग्रीन जिसको कहते हैं, ग्रीन फ्यूल, एवरीबडी इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन फ्यूल। क्यों हम लोग ग्रीन फ्यूल की तरफ जा रहे हैं? ताकि ये हमारे पास जो हमारा पेट्रोलियम है उसको बचा सके, कोल माइन जो हमारा स्टॉक है उसको बचा सके, ठीक है। फिर हमारे पास जो आयरन है या दूसरे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बचाया जा सके, ठीक है। क्योंकि अगर इसी तरीके से पॉल्यूशन बढ़ता रहा, अभी उत्तराखंड के चमोली में फिर से ग्लेशियर जो है पिघला, फिर से काफी लोग गए, लेकिन अच्छा हुआ कि इस बार डेथ कम हुई। ये क्या है? दिस इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग का रिजल्ट है। दिस इज व्हाट ग्लोबल वार्मिंग गिविंग अस। और अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो द डे इज नॉट फार फ्रॉम अस कि जिस दिन आप ऐसे हादसे आए दिन देखेंगे कि ग्लेशियर्स फट रहे हैं। ग्लेशियर, गर्मी में ग्लेशियर्स फटे तो समझ में आया, अगर विंटर में ग्लेशियर्स फटे तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है। उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं कि कीपिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन की जरूरतों को ध्यान में रख के प्रेजेंट में रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करना कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे और आप उसमें कुछ ऐड करके उनको जाएं। दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। द डेवलपमेंट दैट मीट्स ऑल द प्रेजेंट जनरेशन नीड विदाउट इवन अफेक्टिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी सारे कोल, सारे पेट्रोल डीजल हम ही यूज करेंगे तो वो आगे क्या पैदल चलेंगे? फिर इंसान वहीं जहां से शुरू किया था वहीं फिर चला जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि ये कोल और पेट्रोलियम ये सब बनने में कितनी सदियां गुजर जाती हैं, ठीक है। तो फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड बुलक कार्ट, जहां से शुरू किया था फिर वहीं चले जाएंगे। तो प्रेजेंट जनरेशन को ये ध्यान रखना है कि जो फ्यूचर की जनरेशन है उसकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट में रिसोर्सेज को यूज करना, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के पास भी अवेलेबल रहे। तो उसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की थियरी यूनाइटेड नेशन ने दी है। दूसरे वर्ड्स में कहें तो इट इज द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन विदाउट ऑब्स्ट्रक्टिंग द एनवायरनमेंट। फिर से ग्लोबल वार्मिंग कम की जाए, ऑक्सीजन का लेवल बढ़े, ठीक है। आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अमेज़न इतना बड़ा फॉरेस्ट है उसमें आग लगी, दुनिया के 30% से ज्यादा ऑक्सीजन वो जनरेट करते हैं। एंटार्क्टिका में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं जो कि फ्रेश वाटर हैं, ठीक है। चले जाएंगे तो हमारे पास नहीं बचेगा कुछ, ठीक है। तो फॉर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट वी शुड बी यूजिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक, मैंने कहा ना आपको ग्रीन फ्यूल, तो इसमें ग्रीन फ्यूल में इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएंगी, बायोगैस आ जाएंगे। तो दिस इज व्हाट वी हैड इन दिस सेशन टुडे। आई होप यू मस्ट हैव लव्ड द सेशन। आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, काफी अच्छा सेशन था। नेशनल इनकम, पर कैपिटल इनकम, अटेंडेंस रेशियो जिसको कह रहे थे, फिर लिटरेसी रेट हमने निकाला, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट निकाला, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला, ठीक है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी किया। ये सारे कॉन्सेप्ट आज एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं इस पे एक क्विक वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है, आप लोगों के लिए। 10 to 15 मिनट का एक क्विक वीडियो, ताकि आप उसको फास्ट फॉरवर्ड भी करके सुने तो आप फटाफट क्लियर हो जाएं, ठीक है। एवरीवन, it's a humble request to all of you. You can follow us on Instagram as well. Instagram पे follow कर सकते हैं आप by searching